तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तुम्हारे जहाँ। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित के तहत अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं सत्र 2023-24 का, उसका प्रथम सेट लेकर के उपस्थित हूँ। ये 40 अंक पर है, आधारित है। ये उसी तरह डिजाइन किया गया है जैसे पेपर में आने वाले हैं, यानी इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 8 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इसमें, जो कि आपको पेपर में 20 आएंगे। ये उसी तरह से लगभग दिया है। 2 नंबर वाले भी प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले भी, 5 नंबर वाले भी, और 4 नंबर जो केस स्टडी होते हैं उस पर भी आधारित है। तो आइए प्रश्न को देखें। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हो जाती है। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले गुब्बारे में जो 4 सेंटीमीटर था, आर बराबर में 4 था, बाद में हो गया आर बराबर में 8 फुलाने पे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई और आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 4 गुने 4, और इससे हो जाएगा 4 पाई इंटू 8 तो यदि हम अनुपात निकालेंगे तो यानी 4 पाई इंटू 4 हो जाएगा, और ये 4 पाई और 8 हो जाएगा। कटने के बाद 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 8 यहाँ पे 2, 4 दूनी 8, तो यानी 1/4, यानी 1:4 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, जो कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ ए बी यानी इसका मान दिया हुआ है 40 डिग्री, तो सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो ए सी बी ज्ञात करना है, ए सी बी ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले इस त्रिभुज की चर्चा करें। तो यहाँ पे देखते क्या है, ये 40 है, तो ये और ये दोनों त्रिज्याएं हो जाएगी, तो जितने ये है उतना ही ये हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। तो वृत्त के त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब ये भी जानते हैं, जो कि चाप ए बी द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है, उसका आधा कोण वृत्त के अन्य भागों पर बनता है। तो ये 50 है, तो 50 का आधा ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये 100 है, तो 100 का आधा हो जाएगा 50 डिग्री। तो जो कि आंसर है ऑप्शन में ए। नेक्स्ट दिया हुआ है, ए एक्स बराबर 3 और वाई बराबर -5 से कितने रैखिक समीकरण को संतुष्ट किया जा सकता है? तो ये तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -5, उसमें एक बिंदु हो गया। निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई एक बिंदु हो जाता है, जैसे जहाँ पे 3 और -5 दिया हो। तो एक बिंदु से अनेक अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यह मालूम है। अब अगला कह रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक बिंदु जिसका भुज ऋणात्मक यानी x की वैल्यू माइनस में हो और y प्लस में हो, तो वह किस चतुर्थांश में होगा? x की वैल्यू ये यहाँ पे बना ले, इधर ये प्लस होता है और इधर माइनस और ये प्लस, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड चतुर्थांश में ये आता है, तो ये हो जाएगा द्वितीय। वृत्त यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखिए यहाँ पे जानते हैं, जो कि इस पे जो कोण होता है 360 का बनता है, तो इसमें से 360 में से 138 घटा लेते हैं, 360 माइनस 138, तो ये हो जाएगा 222 डिग्री। और ये चाप द्वारा जो केंद्र पे जिस एक ही ओर होना चाहिए, केंद्र पे जो बना कोण है उसका आधा यहाँ पे बनता है, तो 222 का आधा 111 डिग्री। कुछ बच्चे इसका हाफ कर देंगे, लेकिन एक ही ओर के होने चाहिए, जिधर का ये कोण बन रहा है उधर ही ये कोण होना चाहिए। ये इधर बन रहा है और ये इधर बन रहा है, ऐसा नहीं। तो ये हो जाएगा 111 डिग्री इसका आंसर। अब अगला कह रहा है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप नहीं है तो एस से भी बना सकते हैं। यानी सबकी ए बराबर में 4, ए बराबर में 4, ए बराबर में 4, तो एस बराबर में क्या हो जाएगा, 4 4 8 4 12/3 यानी 6। तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस तरह से यहाँ फॉर्मूले से भी हम बना सकते हैं और इससे निकाल करके भी बना सकते हैं। 6 गुने 6 में से 4 गया तो 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे 2 का पेयर निकल जाता है। और 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 तो 2 निकल आया, 2√3, तो यानी 4√3 और वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है अभिकथन यूक्लिड के पहले सिद्धांत के अनुसार जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर है तो वो एक दूसरे के बराबर भी होती है। यानी जो चीज़ पहले एक चीज़ के बराबर हो और वे दूसरे के बराबर हो तो दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ पे कारण दिया ए बी बराबर में पी क्यू है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर में है, तो ये इसके बराबर में हो। तो ये दोनों सही है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करती है, तो ऑप्शन ए आंसर। अब अगला सवाल दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए ओ बी ओ वाले वृत्त का व्यास है। तो पी पर कोई बिंदु है तो ए पी बी ज्ञात कीजिए। तो वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ये 90 डिग्री दिया होता है, और नहीं तो आप कुछ प्रूफ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से एक रेखा हम खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम चला जाता है तो इसमें ये बाह्य कोण हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, तो उससे भी निकालेंगे। नहीं तो आप सीधे लिखें जो कि ये हो जाएगा ए पी बी बराबर में 90 डिग्री। क्यों होगा, तो वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के व्यास द्वारा बनाया गया शेष भाग पर कोण समकोण होता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगला दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर -2, इसका हल है तो p का मान ज्ञात करें। तो x बराबर में 4x-3y बराबर में p है, तो इसका हल है x बराबर में 1 और y बराबर में -3 -2 रखने पर क्या हो जाएगा। ये समीकरण को हल करेगा तो ये 4 इंटू -2 और -3 इंटू -2, यहाँ पे सॉरी 4 इंटू 1 -3 और -2, तो बराबर में p, तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 6 बराबर में p, तो p = 10 हो गया इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इसका आधा 4 सेंटीमीटर, और आयतन दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का शंकु का आयतन 48 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, तो 48, तो 1/3 और इंटू 22/7। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, तो 4 गुने 4 और गुने h बराबर में 48, तो h बराबर में क्या हो जाएगा 48 गुने, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3 गुने 7 और यहाँ पे 22 गुने 4 गुने 4 आ जाएगा।
जिसको सॉल्व करेंगे 4 12 चौक 48, फिर 4 तिया 12। अब कोई कट नहीं सकता तो यह हो जाएगा 7 तिया 3 तिया 9 सत्ते 63/22, 63/22 और सेंटीमीटर। चाहे तो सॉल्व कर ले फ्रैक्शन में, तो 22×2 = 44, फिर 19/22 सेंटीमीटर, या डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। यहाँ पे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32 है, और उसकी भुजा और अन्य भुजाओं का अनुपात 3:2 है। उनकी बराबर भुजा, तो यानी मानो ये 3x है, ये भी 3x है, और ये 2x है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 3x + 3x + 2x, जिसको सॉल्व करेंगे 3 3 6 2 8x। प्रश्न से ये दिया हुआ है 8x बराबर में 32, तो x बराबर में 4। तो भुजाएं क्या हो जाएगी? ये भुजाएं हो जाएगा 12 8 और 12। तो इस तरह से इसका s की वैल्यू हो जाएगी, s बराबर में हो जाएगा मतलब 32/2 यानी 16। तो क्षेत्रफल हो जाएगा s × s - a, s - b और s - c। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, s की वैल्यू तो 16 है, और 16 - 12, 16 - 12 और 16 - 8, तो ये हो जाएगा 16 × 4 × 4 × 8। तो इसको 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। तो इस देखिए, ये इसका वर्गमूल तो 4 होता है, इसका ये जोड़ा बन गया, बाहर निकला है, ये 2 का होता है, और एक ये बच जाएगा। तो 4 चौके 16 दूनी 32/2। इसका 32/2 मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो 13वां सवाल है, कह रहा है यदि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात दिया हुआ, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, जो कि माना कि इसमें दो शंकु है, तो प्रथम शंकु का त्रिज्या यहाँ पे 4:5 दिया हो, तो 4x, तथा ऊंचाई h है। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा 1/3 पाई 4x² और इंटू h। अब दूसरे शंकु का त्रिज्या यहाँ पे 4:5 दिया हो, तो 5x, तथा ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा 1/3 × पाई 5x² इंटू h। तो प्रश्न से शंकुओं का आयतन का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहले 1/4 दिया हुआ है, 1:4 है। तो ये अपन ये यानी जिसको पहले दिया गया है प्रश्न से, ये 1/3 पाई 4x² इंटू h अपॉन में 1/3 पाई और 5x² इंटू
एच बराबर में 1/4। तो ये कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4x² इंटू एच बराबर में और अपॉन में 5x² इंटू एच। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और अपॉन में 4। तो इस तरह से जो h अपॉन में h हो जाएगा, यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, तो 1/4 तो था, ये 25 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25/64। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 25/64 आंसर। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये थ्योरम है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहले दिया है तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखें, देखिए एक वृत्त है, वृत्त पर एक चाप है, तो लिखें ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी क्यू एक चाप है। और क्या कह रहा है, जो केंद्र पर बना रहा है कोण, तो जो केंद्र पर एंगल पी ओ क्यू तथा अन्य भाग पर कोण पी आर क्यू कोण बनाता है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो एंगल पी ओ क्यू है वो दुगुना होता है एंगल पी आर क्यू के। तो आइए फिगर बनाते हैं और इसमें कई स्थिति होगा, उस पर भी विचार करते हैं। प्रूफ एक ही तरह से, थोड़ा सा वेरिएशन है। देखिए अब चाप एक बार जो है चाप लघु चाप हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए जो ये P है, यहाँ पे P है और ये Q है और यहाँ पे O है। तो हम इसको बनाएंगे, कौन बना रहे हैं, तो देखिए ऐसे बनेगा। यहाँ से इसको मिलाया तो ये P और एक यहाँ पे बना रहा है, ये R है। दूसरी स्थिति ये होगी जब केंद्र मतलब PQ जो होगा वो व्यास के सिरे पे होगा, यानी ठीक बीचों बीच होगा। यानी एक दूसरी स्थिति लेते हैं, जब ये व्यास के सिरे पे होगा, ठीक मध्य बिंदु पे होगा, ये P है और ये Q है। तो और यहाँ पे O है, तो इसको मिलाएगा, PQ को, और एक यहाँ पे R है, ये R है। तीसरी स्थिति ये होगी जो दीर्घ चाप के अंतर्गत यानी मेजर आर के अंतर्गत आता होगा पॉइंट। ये P है और ये Q है और यहाँ पे O है। तो यहाँ से जो बना रहा है एक ऐसे, और यहाँ पे R है, ये R है। तो ये केस 3
केस 2 और केस 1, सब में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका डबल यहाँ पे बन रहा है, इसका डबल यहाँ पे बन रहा है, ये सिद्ध करना है। तो आइए अब रचना के बाद हमें कुछ उसको प्रूव करने के लिए कुछ हमें रचना करने की आवश्यकता होती है। तो रचना करें। रचना किए। क्या रचना किए? रचना हमने किया, देखिए, इसको इससे मिलाया, आर को ओ से मिलाया, जो उसे इस तरह से हमने मिलाया, इसको ओ, इसमें भी एक ही तरह की रचना कर लेते हैं जिस, और इसको भी मिला दे, यहाँ इसको भी मिला दे। यह जरूरी नहीं है इसको मिलाना। रचना हमने क्या किया? रचना किया, ओ को यहाँ पे सब में एम नाम दे दे, एम। ओ को, आर को, या आर को ओ से मिलाते हुए बढ़ाया, जो वृत्त को एम पर काटती है। ठीक है। अब आइए उपपत्ति पे चलते हैं। केस 1 उपपत्ति, केस 1 में चलते हैं। देखिए, ये त्रिभुज पी ओ आर की बात करें, यानी पी ओ आर की बात करें, इस त्रिभुज की क्या हो रहा है? देखिए, ये और ये त्रिज्या है, तो लिखेंगे यहाँ ओ आर इजकल टू ओ पी, त्रिज्याएं हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। एंगल पी आर ओ इजकल टू एंगल आर पी ओ, समान भुजा के सम्मुख कोण, ये सब में हो जाएगा। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया। अब उस पर विचार करें। देखिए, ये आप जानते हैं, इसको हमने बढ़ाया है, तो ये बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण क्या होता है? शेष अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण। अब बात करते हैं इस एंगल की, पी ओ एम की। तो यहाँ पे लिखे एंगल पी ओ एम बराबर में क्या हो जाएगा? एंगल पी आर ओ प्लस आर पी ओ। क्यों हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है। आप जानते हैं जो कि एक त्रिभुज में की जो भुजा बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बाकी अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी बाह्य कोण जो होता है शेष
अन्य दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बाहरी कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखे POM बराबर में PRO और RPO हो गया। और ये दोनों बराबर है, यहाँ पे हमने किया है। हमें चाहिए ऊपर वाले को प्रूव करना है, तो R वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें एंगल PRO प्लस एंगल PRO। तो यानी 2POM बराबर में हो जाएगा 2PRO। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब दूसरी तरफ के ट्रायंगल की बात करें, यानी इस ट्रायंगल की, यहाँ भी इसी प्रकार भी लिख सकते हैं या प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे इसी प्रकार ट्रायंगल, इसमें भी इसी प्रकार लिख रहे, एक बार प्रूव कर दिए तो दूसरी बार आप लिख भी सकते हैं, समय बचा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल है, ट्रायंगल है QOR में, तो लिखे QOR में। यहाँ भी हो जाएगा एंगल QOM बराबर में 2 ऑफ एंगल QRO। तो इस दोनों को जोड़ते हैं, समीकरण 1 तथा, यहाँ पे तथा नहीं, प्लस का चिन्ह लगा दें, प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एंगल POM प्लस एंगल QOM बराबर में 2PRO प्लस 2QRO। तो POM प्लस QOM देखिए कहाँ पे है, POM प्लस QOM, ये POM ये और QOM ये, तो ये हो जाएगा POQ, और इसी प्रकार PRO और QRO, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा PRQ। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं POQ बराबर में 2 इंटू एंगल PRQ। तो यही प्रूफ करना हुआ था, प्रूव्ड। ये तो केस 1 में हो गया। अब चलते हैं केस 2 में। केस 2 में हमने एक बार कर लिया, तो उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ज़्यादा लिखने की। यहाँ भी थोड़ा सा जानकारी देखिए, इसमें भी इसी प्रकार, इसमें भी जो हो जाएगा, ये एंगल, ये और ये त्रिज्या है, और तो दोनों को बराबर हो जाएंगे। तो लिखें केस 2 में ट्रायंगल PRO में OR इजकल टू OP हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो यानी एंगल PRO इजकल टू एंगल RPO क्यों हो जाएगा, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, और जो समांतर भुजा के समकोण समान भुजा के समकोण बराबर होते हैं। तो उससे ये हो गया। अब ये बाहरी कोण, ये बाहरी कोण है, तो ये लिखें बाह्य कोण POM में, POM बराबर में हो जाएगा, बाकी दो अन्य कोणों के योग के बराबर है। तो PRO प्लस एंगल RPO। तो यहाँ भी दोनों ये और ये बराबर है, लेकिन हमें इधर वाले का काम है, तो लिखेंगे R वाले एंगल को दो बार, एंगल PRO प्लस एंगल PRO। तो ये हो जाएगा एंगल POM बराबर में 2 इंटू एंगल PRO।
इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और फिर इसी प्रकार के देखिए, तीनों केस में कुछ ज़्यादा नहीं करना, बात एक ही लिखनी है, लेकिन तीनों ये दिखा देंगे तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे एंगल, ये जो ट्रैंगल पी सॉरी क्यू आर ओ में यहाँ भी हो जाएगा एंगल क्यू ओ एम बराबर में टू इंटू एंगल क्यू आर ओ। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इसमें भी जोड़ देंगे दोनों को, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम बराबर में 2 पी आर ओ प्लस एंगल 2 इंटू क्यू आर ओ। तो इसको हम जब करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा पी ओ क्यू बराबर में 2 कॉमन आ गया तो एंगल पी आर क्यू। यही प्रूफ करना था, यहाँ भी प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। अब केस 3 में चलते हैं, थर्ड केस में। यहाँ भी देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो पी ओ क्यू पी आर ओ में त्रिभुज पी आर ओ में क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए ओ आर इजकल टू ओ पी हो जाएगा। लिखेंगे ओ पी इजकल टू ओ आर। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ भी ये और ये भुजा बराबर है, सॉरी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे ओ पी इजकल टू ओ आर। तो एंगल पी आर ओ इजकल टू एंगल आर पी ओ। तो और इसी प्रकार यहाँ पे भी बाह्य कोण जो हो जाएगा पी ओ एम। तो लिखेंगे पी ओ एम बराबर में हो जाएगा पी आर ओ प्लस आर पी ओ। सब में एक ही तरह से लिखा जाता है। यहाँ भी देखिए एक ही चीज़ हमने लिया है। ये बाह्य कोण हो जाएगा, तो बाह्य कोण जो होगा बाकी दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो और आर की बात हमें करना है, तो आर को हम दोबारा, मतलब यही चीज़ यहाँ दोनों बराबर है, तो ये लिखे पी आर ओ प्लस, इसको भी लिख इसी फॉर्म में बदले पी आर ओ। तो ये हो जाएगा पी ओ एम बराबर में 2 इंटू पी आर ओ। अब दूसरे साइड में चलते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब इसी प्रकार त्रिभुज जो इधर दूसरा त्रिभुज है क्यू ओ आर में क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्यू ओ आर में जो हो जाएगा एंगल क्यू ओ एम बराबर में हो जाएगा 2 इंटू क्यू आर ओ। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो यहाँ 5 प्लस 6 से क्या हो जाएगा, पी ओ एम प्लस में क्यू ओ एम बराबर में 2, यहाँ पी आर ओ, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल 2 इंटू क्यू आर ओ, जो ये भी बन जाएगा एंगल पी ओ एम बराबर में 2 इंटू क्यू
PRQ, यहाँ भी यही हो गया, तो ये भी सिद्ध हो गया। देखिए आपको तीनों केस दर्शाने हैं, लिखना बात एक ही है। नेक्स्ट सवाल चलते। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है रैखिक समीकरण, इसमें कह रहा है इसके रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहले AX + BY + C है, तो इसको हम लिखते हैं ये हो जाएगा 3X + 2Y, और इधर ले आए तो -18 = 0। तो इस फॉर्म में A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 3, B बराबर में 2 और C बराबर में -18। ये हो गया। अब कह रहा है क्या ये और ये समीकरण को हल करता है। तो बिंदु देखिए, बिंदु 4 और 3 में x बराबर में 4 हो जाएगा और y बराबर में 3 हो जाएगा। समीकरण से LHS में क्या हो जाएगा, LHS रखते हैं। LHS में क्या है, ये या इसी में रख ले। तो देखिए 3 × 4 + 2 × 3, y के बदले 3 रखें, और -18 बराबर 0 हो रहा है। देखिए बराबर में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 4 × 12 + 6 -18, तो 12 × 6 = 18, यानी 18 - 18, तो ये 0 हो गया, यानी प्रूव हो गया। तो ये बिंदु है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगली बिंदु 1 और 2, बिंदु 1, 2 में x बराबर में 1, y बराबर में 2 रखने पर LHS देखिए 3 × 1 + 2 × 2 -18 बराबर में 3 + 4 -18, तो 7 में से 18 गया, तो ये हो गया -11 ≠ 0। तो ये नहीं है, तो लिख सकते हैं बिंदु 4, 3 समीकरण का हल है, और 1, 2 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ABCD मतलब ACBD वृत्त की जीवाएं हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे कह रहा है AC और BD वृत्त की जीवाएं हैं, तो हम मान लेते हैं एक AC और BD वृत्त की जीवाएं हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यानी हमने दो ये लिया, एक ये है और एक ये है, जो दोनों O पर समद्विभाजित करती है। ये मान लेते हैं A और C है, और दूसरा है B और D। तो यहाँ पे लिखे, माना कि जीवाएं या सीधे AC और BD ये जीवाएं हैं, लिखे जीवाएं AC और BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करती है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है आगे भी, तो हम इस सब को जोड़ भी ले। पहले आयत भी सिद्ध करना है। चलते हैं अब त्रिभुज AOB यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, AOB और COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में क्या देखते हैं। यहाँ पे OA
बराबर में ओ सी है, समद्विभाजित करती है, और ओ बी बराबर में ओ डी है, और ये कोण इसके बराबर है, यानी लिखेंगे एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल सी ओ डी, एक शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसका मतलब त्रिभुज ए ओ बी जो होगा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के बाय ए एस ए रूल, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर में सी डी हो गया बाय बाय सी पी सी टी। तो ये जो बराबर हो गया, यानी यहां से ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका मतलब चाप भी बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर है सी डी के, तो चाप ए बी बराबर में हो जाएगा चाप सी डी, ये भी बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम इसी प्रकार त्रिभुज इसमें भी हम सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां भी हो जाएगा सी बी सी बराबर में ए डी, तो यहां भी हो जाएगा चाप बी सी बराबर में चाप ए डी। तो हम इसको जोड़ते हैं, चाप ए बी प्लस चाप बी सी इजकल टू चाप सी डी प्लस चाप ए डी। तो देखिए ए बी प्लस बी सी के चाप को जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी के चाप को जोड़ते हैं और ये भी जोड़ते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों अर्धवृत्त हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा ए सी, जो चाप ए सी है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी दो बराबर भाग में बांटने वाले क्या कहलाता है, ये कहलाता है ए सी, जो हो जाएगा वृत्त की व्यास है। इसी प्रकार हम दूसरे को भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार बी डी भी वृत्त का व्यास है, हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि बी डी को सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी डी को ए डी प्लस चाप इसको और इसको जोड़ना है, और चाप इसको और इसको जोड़ना है, जो कि हमने अभी बराबर किया है। तो दोनों ये भी बराबर हो जाएगा। अब तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट जो कह रहा था ए सी और बी डी वृत्त का व्यास है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद अगला कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना, देखिए जीवाएं तो बराबर है ही, मतलब ये विकर्ण बराबर है। यदि ये कोण 90 डिग्री का हो जाता है, विकर्ण बराबर है, तो सीपीसीटी से हमने ये बराबर ये किया था, तो इसी प्रकार ये बराबर ये भी हो जाएगा। तो चारों भुजा बराबर हो गया। अब ये कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरे भाग के लिए हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर में, देखिए ये ए बी सी जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका आधा होता है, हमने अभी सिद्ध किया था, हाफ ऑफ एंगल पी, मतलब ए ओ सी
तो AOC क्या बनता है, 180 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 हो जाएगा। क्यों हुआ, तो यहां पे लिख सकते हैं अर्धवृत्त पर बने कोण। समकोण होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर में एंगल ABC ABC और ACB नहीं होगा, एंगल ADC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। सारे एंगल ABC बराबर में एंगल BCD बराबर में एंगल CDA बराबर में एंगल DAC बराबर में 90 डिग्री। तो और AB बराबर में CD तथा BD बराबर में जो जीवाएं तो हमने किया ही था, AB बराबर में CD और AD BC बराबर में AD। तो यानी चारों भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, और सारे जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब हो गया ABCD एक आयत है। ये प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है जो कि किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई ये दिया हुआ है। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 6000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। 6000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 8 महीने के लिए किराया लिया। तो कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 130 प्लस 140 प्लस 150, जिसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12, 1 1 2 1 3 1 4, 420 बटे 2, तो ये हो जाएगा 210। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। तो यानी 210 में से 130 गया, फिर 210 में से 140 गया, फिर 210 माइनस 150, यानी 210 और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 गुने 70 गुने और यहाँ पे 60। तो पहले तो जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा। और 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 7 को 7 लिख सकते हैं और 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 100 गुने 7 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा है बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन गया बाहर आ गया, फिर 1 और 1 2 का जोड़ा बन गया बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 सत्ते 84 वर्ग मीटर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब आते हैं 6000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 8 महीने के लिए। तो क्या होता है, 6000 रुपये के दर से 6000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से
1 साल का यानी 12 महीने का, 1 साल 12 महीने का विज्ञापन किराया क्या हो जाएगा, इसको 6000 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8400 और इंटू 6000। और इसी तरह 8 महीने का, अब तो 12 महीने का ये है तो 1 महीने का क्या हो जाएगा, 6000 की दर से 1 महीने का किराया यानी 8400 गुने 6000 बटे 12 हो जाएगा। तो 8 महीने का किराया 6000 की दर से 8 महीने का किराया, तो ये 8 से गुना हो जाएगा, 8 गुने 8400 गुने 6000 बटे 12। अब 12 से 12 पंचे 60 होता है, तो 500 ये हो गया। अब गुना करें, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 0 0 फिर इतने रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सीधे आते हैं, ये देखिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सीधे सवाल की तरफ आते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक बताइए। तो एक देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 2, तो 3 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए का निर्देशांक 3 और 2। अब कह रहा वह बिंदु कौन सा है जिसका कोटि 0 है, कोटि यानी y बराबर में 0 है। तो y बराबर में 0 कहाँ पे, x एक्सिस पे होता है, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे ये b है, तो लिखेंगे वह बिंदु कौन सा है, तो b है, यहाँ पे लिखें b। यदि y अक्ष को दर्पण माना जाए, y यानी ये इस अक्ष को दर्पण मान लेते हैं, तो c का प्रतिबिंब किधर हो जाएगा, c का प्रतिबिंब इधर की तरफ जाएगा। तो a देखिए c का तो इसी लाइन में जाएगा, 1 1 2 3 4 है, तो 4 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ये c, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 और 1 2 3 था, तो इधर हो जाएगा -4 और यहाँ पे -3 ही, इधर -3, -4 और -3, नीचे y की वैल्यू तो माइनस में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और -3। अब x अक्ष को दर्पण मान लेते हैं, कह रहा है x अक्ष को दर्पण मान लेते हैं, तो a का प्रतिबिंब, x अक्ष का इसको दर्पण मान लेते हैं, तो a का प्रतिबिंब तो इधर आएगा इस तरफ, तो x की वैल्यू तो वही रहेगी, x की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, 3, और y की वैल्यू इधर आ जाने पे माइनस हो जाएगा, 3 और -2, तो इसमें लिखेंगे 3 और -2। ये था रिवीजन क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।